अंधेरे बंद कमरे भाग 3 ख। उपन्यास के रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। आगे पढ़ते हैं भाग ख। मैंने और हील हुज्जत नहीं की। अपनी डाक देखी, 1 मिनट के लिए जाकर अपने संपादक से बात की और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर की सीढ़ियाँ इतनी चिकनी थी कि ऊपर जाते हुए पैर फिसल जाने से मेरे घुटने पर थोड़ी चोट आ गई। गैलरी में आकर हरबंस ने घंटी बजाई। एक चपरासी हमें बड़े कमरे में ले आया। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने कमरे के दरवाजे पर आकर हमारा स्वागत किया। ओ हरबंस, नीलिमा, उसने उत्साह के साथ कहा। और ये हमारा न्यू हैरलैंड वाला दोस्त है। इसके संपादक ने 2-1 बार इसकी बात की है। तुमने भी कई बार जिक्र किया है। मैं सिर्फ नाम भूल रहा हूँ। क्या नाम बताया था तुमने हरबंस? मधुसूदन, हरबंस ने कहा। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर गर्मजोशी के साथ हिलाया। हाँ, मधुसूदन, उसने कहा। मैं सूडान का ध्यान रखूंगा तो मुझे याद रहेगा। इस नाम में भी एक रिदम है। मैं संगीत का बहुत शौकीन हूँ। हरबंस ने शायद तुम्हें बताया हो, या शायद ना भी बताया हो। वह अपने सिवा किसी की तारीफ नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी करता है। मैं कह नहीं सकता क्यों। नीलिमा कहीं तुमसे ईर्ष्या ना करने लगे। आओ, कुछ कलाकार आए हुए हैं। मैं पहले तुम लोगों का उनसे परिचय करा दूं। बहुत युवा कलाकार हैं, मगर मैं कहा करता हूं कि यौवन ही वास्तविक कला को जन्म दे सकता है। कला एक सृष्टि है और यौवन का सृष्टि के साथ गहरा संबंध है। आओ। पहले उसने अपनी पत्नी से परिचय कराया। वह हाथ मिलाते ही ये कहकर चली गई कि वह अरुण को बच्चों के पास छोड़ आए, नहीं तो वह बेचारा बड़ों के बीच बहुत अकेला और खोया खोया महसूस करेगा। मैं अभी आ रही हूँ, उसने चलते चलते नीलिमा से कहा। मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कमरे में 4 व्यक्ति और थे। एक अधेड़ दंपति थे, मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी, जो शायद सोशल कॉल के लिए आए थे। 2 युवा चित्रकार थे जिन्होंने हाल ही में फाइन आर्ट का डिप्लोमा लिया था। एक का नाम था रणधीर और दूसरे का सुभाष। रणधीर बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ाए हुए था, कुर्ता पाजामा पहने था। सुभाष नीली कॉर्डराय की पतलून के साथ पीली जैकेट पहने था। उन दोनों ने अतिशय नम्रता के साथ हम सबसे हाथ मिलाया, जैसे हम सब भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रुतबे के ही लोग हों। हम लोग इनके बनाए हुए कुछ चित्र देख रहे थे। पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोला, ये लोग बहुत अच्छी रचनाएं कर रहे हैं। मिस्टर और मिसेस गुलाटी कला के बहुत शौकीन हैं। मेरा ख्याल है आप सबको भी इसमें दिलचस्पी होगी। क्यों हरबंस? अरे, मैं ये किससे पूछ रहा हूँ? मिस्टर गुलाटी, मेरा दोस्त हरबंस इतिहास का पंडित है, मगर कला का भी बहुत बड़ा पारखी है। इसकी पत्नी, यह लड़की नीलिमा, ये भारतीय नृत्य की क्या कहूँ क्या है? हरबंस, मुझे बताओ ठीक शब्द क्या है? मगर तुम नहीं बताओगे। तुम उससे ईर्ष्या करते हो, मैं जानता हूँ। हमारा दोस्त, मैं फिर तुम्हारा नाम भूल गया। मैं तुम्हें न्यू हैरलैंड ही कहूँगा। हाँ तो न्यू हैरलैंड, इसे भारतीय नृत्य की क्या कहना चाहिए? वह चुटकी बजाने लगा। मुझे ठीक शब्द मालूम है, मगर वह मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वह है क्या है? अच्छा, हम अपने दोस्त न्यू हैरलैंड को सोचने देते हैं और तब तक ये चित्र देखते हैं। इस बीच उसकी पत्नी अरुण को छोड़कर आ गई। उसे देखते ही वह बोला, आओ डियर, आओ। मैं सोच रहा था कि तुम आ जाओ तभी हम चित्र देखें, इसलिए इन लोगों को बातों में लगाए हुए था। तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। तुम जाने हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, फिर भी मैं यहाँ अपने पत्रकार मित्र के पास बैठ रही हूँ, उसकी पत्नी ने कहा। मैं तुम्हारी वही रोज रोज की बातें सुनकर और नहीं उबना चाहती। अपने इस नए मित्र से तो मैं इन चित्रों के बारे में कुछ समझ भी सकूंगी। तुम तो बस शोर ही मचाते रहोगे और देखने समझने कुछ दोगे नहीं। वह मेरे पास ही कुर्सी पर आ बैठी। पॉलिटिकल सेक्रेटरी घूर कर देखने की मुद्रा बनाकर मुझसे बोला, देखो मिस्टर न्यू हैरलैंड, मैं तुमसे ही मित्रतापूर्ण व्यवहार की आशा करता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पहले समीक्षक की तरह खतरनाक आदमी नहीं हो। तुम बस अपना नाटक ही करना चाहते हो या चित्र भी देखना चाहते हो? उसकी पत्नी ने उसे झाड़ दिया। वह डांट खाए हुए बच्चे की तरह बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया और बोला, मैं चित्र देखना चाहता हूँ डार्लिंग, मगर मुझे शेक्सपियर की एक पंक्ति याद आती है, फ्लर्टी द नेम इज प्लीज। उसकी पत्नी गंभीर होकर बोली। वह भी सहसा गंभीर हो गया। तो मिस्टर सुभाष, अब अगला चित्र। सुभाष ने दीवार पर लगे हुए एक चित्र को उतार दिया और उसकी जगह दूसरा चित्र लगा दिया। नीचे उस दीवार के साथ 6-8 कैनवस रखे थे। जो चित्र लगाया गया था उसे देखकर लगता था जैसे वह प्रागैतिहासिक युग का एक बड़ा सागर हो। उसमें काले, हरे और भूरे रंगों का प्रयोग एक भय और निशंसता का वातावरण पैदा करता प्रतीत होता था। इसका शीर्षक क्या है? पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने कलाकार से पूछा। शीर्षक कुछ भी हो सकता है, सुभाष ने कहा। हर व्यक्ति इसे अपने मन से अलग शीर्षक दे सकता है। मेरे ख्याल में इसका शीर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों मिस्टर गुलाटी, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? मिस्टर गुलाटी बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण काम करने के ढंग से चित्र को और ध्यान से देखने लगे। फिर सोचते हुए इसे बोले, इसका शीर्षक मेरे ख्याल में होना चाहिए, हाँ बताइए। अंधेरा और उजाला नहीं हो सकता? अंधेरा और उजाला, पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी चित्र का गंभीर अध्ययन करती हुई बोली। मगर मुझे तो इसमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उजाला इसमें कहाँ है? मैं समझता हूँ शायद चित्र पर ठीक से लाइट नहीं पड़ रही, मैंने धीरे से कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोला। उसने उठकर उस तरफ की खिड़की बंद करके 2-1 बत्तियां और जला दी और कहा, अब मुझे कुछ उजाला नजर आ रहा है, उसकी पत्नी ने कहा, जिसे सब लोग हंस दिए और कलाकार कुछ झेंप गया। और तुम्हारा क्या शीर्षक है हरबंस? हरबंस उस समय न जाने कहाँ खोया हुआ था। वह सहसा चौंक गया। तभी बैरा ट्रे में चाय लिए हुए आ गया। कुछ देर के लिए बात रुकी रही। तब तक हरबंस चित्र को देखता रहा, फिर अपनी चाय में चीनी हिलाता हुआ बोला, मुझे तो यह एक गर्भाशय सा लगता है। गर्भाशय? पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी अपनी गंभीरता में चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें कुछ वैसी ही गोलाइयां हैं और जैसे कि तुमने गर्भाशय देख रखा है। नीलिमा ने उस पर टिप्पणी कर दी तो हरबंस कुछ सक पका गया। ओ नीलिमा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाथ पर हाथ मारकर बोला, तुम क्या कहना चाहती हो कि वह? नहीं, ऐसी बात कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वह तुम्हारा पति है तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए उससे कह सकती हो। ठहरो, तुम मुझे समझने तो दो, उसकी पत्नी ने फिर उसे डांट दिया। पॉलिटिकल सेक्रेटरी फिर सीधा होकर बैठ गया। अब मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। लोगों के सामने मैं बार बार डांट नहीं खाना चाहता। सब लोग घर जाकर बात करेंगे कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी अपनी बीवी से दबता है। मैं इस बदनामी से बहुत डरता हूं। अच्छा, मैं अपना शीर्षक बताऊं? नहीं, पहले हरबंस तुम ये बताओ कि तुम्हें ये गर्भाशय कैसे लगता है। हरबंस तब तक फिर कहीं और खो गया था। उसने सिर्फ कंधे हिला दिए और कहा, ऐसे ही, मुझे ऐसा महसूस होता है। अच्छा, माफ करना, मैं अपना शीर्षक बताने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोला। मेरा शीर्षक है, बता दूं? मेरा शीर्षक है, देखो तुम लोगों को ठीक ना लगे तो हंसना नहीं, मेरा शीर्षक है सपना। सपना? उसकी पत्नी ने होठ बिचका दिए। असंभव, ये सपना कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम बताओ कि ये सपना क्यों नहीं हो सकता? मुझे पता था कि तुम्हें मेरा बताया हुआ शीर्षक कभी पसंद नहीं आएगा। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने कोहनियां समेटकर पीछे को टेक लगा ली। मैं कई बार रात को इस तरह का सपना देखता हूँ, इन्हीं रंगों में और ठीक इसी तरह की गोलाइयों में, मगर मैं कलाकार होता तो मैं उसका ठीक इसी तरह का चित्र बनाता। अच्छा, हम कलाकार से ही पूछते हैं कि उसके ख्याल में इसका कौन सा शीर्षक ज़्यादा ठीक है। उसकी पत्नी पहले जिस गंभीरता के साथ चित्र को देख रही थी और अब उसी गंभीरता के साथ कलाकार के चेहरे को देखने लगी। दोनों कलाकारों ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रणधीर बोला, देखिए, शीर्षक तो कुछ भी हो सकता है,
वैसे सपना शीर्षक में कुछ कोमलता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर किसी भी चित्र का कोई एक ही शीर्षक नहीं होता। देखा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी कुछ चमक कर बोला। मैं कलाकार नहीं हूँ, मगर शीर्षकों का रहस्य मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जिन चित्रों के लिए और कोई शीर्षक न सूझता हो, उन पर इन 3-4 शीर्षकों में से कोई एक शीर्षक जरूर ठीक बैठ जाता है। सपना, समय, अंतर्मन और खोज। जहाँ इनमें से कोई न चल सकता हो, वहाँ मैं इसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कह देता हूँ। वैसे माँ और बेटा भी इसी तरह का एक शीर्षक है, मिस्टर गुलाटी ने सुझाव दिया। ये शीर्षक अब पुराना हो गया है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने बोला। अब माँ और बेटा शीर्षक सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। हाँ, ये दोनों शब्द अलग अलग शीर्षक के रूप में दिए जा सकते हैं। तुम्हारा क्या शीर्षक है, न्यू हेरल्ड? मेरा उत्तर देने को मन नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने कहा, मुझे तो ये आदिम गुफा जैसी लगती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा और हरबंस का शीर्षक एक ही है? पॉलिटिकल सेक्रेटरी फिर हंसा। तभी तुम दोनों में इतनी दोस्ती है। तुम दोनों बिल्कुल एक ही तरह सोचते हो। कलाकार ने उस चित्र को हटाकर एक नया चित्र लगा दिया, खिड़की के पर्दे के पास रखे हुए गुलदस्ते का। पॉलिटिकल सेक्रेटरी एकदम बोल उठा, इसका शीर्षक मैं बताता हूँ, स्टिल लाइफ। क्यों? और वह हंसता रहा जैसे उसने ये बहुत बड़ी मजाक की बात कही हो। क्यों? ये शीर्षक पुराना नहीं है? उसकी पत्नी अपनी उसी गंभीरता के साथ बोली। ये पुराना होने वाला शीर्षक नहीं है। दुनिया में बने 1/3 चित्रों का शीर्षक यही होगा। क्यों हरबंस? आज तुम बहुत मूड में हो, हरबंस ने जैसे बला टालने के लिए कहा। सुन लिया? पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी बोली। तुमसे कितनी बार कहती हूं कि जितनी बर्दाश्त हो उससे ज्यादा ना पिया करो। देखो मेरी बीवी को, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने सिर खुजलाते हुए कहा। कोई मेरी तारीफ भी करे तो ये उसमें से दूसरा ही मतलब निकाल लेती है। मैं चाहे अपने गले को रेगिस्तान की तरह खुश्क रखूं, फिर भी ये कहे बिना नहीं मानेंगी। बेरा एक के बाद एक सैंडविच और पैटीज की प्लेटें लिए हुए सामने आ जाता था। कलाकार एक चित्र दीवार से उतारता और उसकी जगह दूसरा चित्र लगा देता था। उसके अधिकांश चित्र पहले चित्र की तरह एब्स्ट्रैक्ट के प्रयोग थे। उसमें स्याह रंग का प्रयोग बहुत खुलकर किया गया था, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी को पसंद नहीं आ रहा था। वह अपनी अरुचि को खामोश रहकर छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। सुभाष अपने सब चित्र दिखा चुका तो रणधीर अपने चित्र दिखाने लगा। उनमें ज़्यादातर मानवीय आकृतियों के चित्र थे और कुछ लैंडस्केप थे। उनके रंग भी काफ़ी भड़कीले थे। उन चित्रों को देखते हुए पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी काफ़ी उत्साहित हो उठी। मैं बार बार कमरे के नीले पर्दों को देखता था, फिर कॉफ़ी की प्यालियों और सैंडविच की प्लेटों को देखता था। मन हो रहा था कि किसी तरह वह सिलसिला समाप्त हो तो वहाँ से उठकर चलूँ। कमरे की सजावट काफ़ी अच्छी थी। भूरे रंग का मोटा गलीचा तो बहुत ही अच्छा था। कुर्सी पर बैठे हुए पैर उसमें धस धस जाता था। दीवारों पर तस्वीरों के बड़े बड़े फ्रेम लगे थे। आंखें उन पर अटकती नहीं थी, उनमें खो जाती थी। सोफे काफ़ी बड़े और खुले थे, मगर वह सब कुछ मुझे अपने से बहुत दूर का लग रहा था, शायद छोटे घरों में रहने के अभ्यास के कारण। रणधीर अपने एक लैंडस्केप के विषय में कुछ बता रहा था और मैं सोच रहा था कि वह सजावट उस घर के व्यक्तित्व को प्रकट करती है, या उस घर में रहने वाले लोगों के, या उन दोनों से अलग किसी और ही व्यक्तित्व को। बार बार मेरा मन अपनी घड़ी की तरफ देखने को होता था, मगर सभ्यता के तकाजे से मैं अपनी आंखों को कलाई की तरफ नहीं जाने देता था। रणधीर अपने हर चित्र को दीवार पर लगाने से पहले एक छोटी सी भूमिका बांधता था और उसे उतारने के बाद भी उसके बारे में कुछ न कुछ बताता रहता था। वह अपने हर चित्र की प्रेरणा के स्रोत के संबंध में लोगों को पूरी जानकारी दे देना चाहता था। मैंने अपनी घड़ी पर हाथ रख लिया था कि गलती से मेरी आंखें उस तरफ न चली जाएं। सब लोग शीर्षकों का खेल उसी तरह खेल रहे थे। एक अपना शीर्षक रखता था तो दूसरा उसे हटाकर अपना शीर्षक रखना चाहता था। पॉलिटिकल सेक्रेटरी उस खेल का नायक था। वह किसी किसी समय इतना शोर करता था कि मेरा ध्यान भी घड़ी से हटकर उसकी बात की तरफ चला जाता था। सब चित्र दिखाकर रणधीर चेहरे पर एक उत्सुकता का भाव लिए हुए सोफे पर आ बैठा। सुभाष के चेहरे पर भी वैसे ही उत्सुकता नजर आ रही थी कि शायद लोग अब उनके चित्र पर
कुछ टीका टिप्पणी करें। मगर जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो रणधीर बोला, देखिए, हम अपने चित्रों के संबंध में आप लोगों की सही राय जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप लोगों की राय हमारे लिए कितनी मूल्यवान हो सकती है। मेरे ख्याल में तो सभी चित्र बहुत अच्छे थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने कहा। हम सब आपके आभारी हैं कि आप लोगों ने यहाँ आकर हमें अपनी कला से परिचित होने का अवसर दिया। फिर भी कोई भी चीज़ जो आपको ज़्यादा पसंद आई हो। मैंने कहा है ना, मुझे सभी चित्र एक से पसंद आए हैं, सब के सब बहुत अच्छे हैं। बाकी मिस्टर गुलाटी और हमारा न्यू हेरल्ड का दोस्त आपको ज़्यादा बता सकते हैं। आपको पता है, हमारा ये न्यू हेरल्ड का आर्ट और ड्रामा क्रिटिक है। इसकी राय आपके लिए सबसे मूल्यवान हो सकती है। आप लोग अब कुछ देर आपस में बातचीत करें, मैं उतनी देर हरबंस को अपना घर दिखा दूं। मैं बहुत दिनों से इस शख्स को अपने घर पर आने के लिए कह रहा था, मगर आज ये पहली बार आया है। आओ हरबंस, तुम्हें उधर के हिस्से दिखा दूं। कहता हुआ पॉलिटिकल सेक्रेटरी उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी स्टडी तुम्हें खास तौर पर दिखाना चाहता हूँ। मैंने इधर कुछ नई किताबें मंगवाई हैं जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी होगी। आओ, तुम्हें चुपचाप बैठे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हरबंस ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ, उसने बिना वजह मुझसे कहा और पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ चला गया। आपका वह तो एब्स्ट्रैक्ट था, उनके चले जाने के बाद मिस्टर गुलाटी कहने लगे, जिसका शीर्षक मिस्टर मधुसूदन ने हिरोशिमा बतलाया था। मैं उसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ। नीलिमा, तुमने भी तो मेरा घर नहीं देखा है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी नीलिमा से बोली। आओ, मैं तुम्हें ऊपर चलकर अपना टेरेस दिखलाऊं। मैंने ये घर उस टेरेस की वजह से ही पसंद किया था। तुम देखना पसंद करोगी? हाँ ज़रूर, नीलिमा बोली। मैं जब से आई हूँ तब से इस घर की एक एक चीज़ को ध्यान से देख रही हूँ। यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ से भी आपके टेस्ट का पता चलता है। तो आओ, मैं तुम्हें अपना टेरेस ज़रूर दिखाना चाहूँगी। पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप लोगों की कला संबंधी बातचीत में हम लोग क्या हिस्सा ले सकेंगे? मैं तो इस मामले में बिल्कुल ना समझ हूँ। थोड़ी देर के लिए आप हमें क्षमा करें। आओ नीलिमा, तुम भी हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते? नीलिमा उठती हुई मुझसे बोली। अभी थोड़ी देर में हम लोग लौट आएंगे। मैं भी कला संबंधी बातचीत से बचना चाहता था, इसलिए मैंने मन में नीलिमा को इस सुझाव के लिए धन्यवाद दिया और झट ही उसके साथ चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्षमा कीजिएगा, हम लोग अभी वापस आ जाएंगे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी ने फिर कहा और हम लोग कमरे से बाहर निकल आए। ऊपर का टेरेस काफ़ी खुला था और उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सादगी थी। वहाँ रखे हुए बेंत के मोड़े और कुर्सियाँ नीचे के कमरे की सजावट से बहुत भिन्न थी। नीचे बैठे हुए उस बहुमूल्य सजावट में अपना आप बहुत छोटा लगता था, मगर वहाँ आकर उस तुच्छता की अनुभूति से बहुत कुछ छुटकारा मिल सकता था। मैं कुछ खुलेपन का अनुभव करता हुआ वहाँ एक कुर्सी पर बैठ गया, मगर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ जब पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी ने भी वहाँ आकर यही कहा। नीचे के कमरे में बैठे हुए तो कई बार मेरा दम घुटने लगता है। वहाँ रात दिन लोग आते रहते हैं और उनसे एक ही तरह की बातें करनी होती हैं। मैं अपने पति की प्रशंसा करती हूँ जो इन बातों से थकता नहीं। इन बातों के साथ साथ वह अपना काम भी करता जाता है, मगर मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे अपने घर में ये टेरेस ही एक ऐसी जगह लगती है जहाँ आकर मेरे मन को कुछ शांति मिलती है। पीछे हमारे अपने घर में भी एक ऐसा ही टेरेस है। मैं यहाँ बैठकर कई बार अपने को वहीं बैठे हुए महसूस करती हूँ। सचमुच अपने घर के वातावरण के साथ आदमी का मन किस तरह जुड़ा रहता है। और वह हमें अपने वहाँ के घर के बारे में कुछ बतलाती रही कि वह इमारत किस तरह की बनी है, उसमें छोटा सा बगीचा कितना अच्छा है और उसमें उसने किस किस तरह के फूल लगा रखे हैं। मैं बहुत उत्सुकता से अपने घर वापस जाने की राह देख रही हूँ, उसने कहा। यहाँ हमारी टर्म का अब एक ही साल रहता है, उसके बाद शायद हम वापस चले जाएंगे। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मैं बच्चों को लेकर पहले ही चली जाऊँ। नीलिमा कुछ देर टेरेस पर घूमती रही और वहाँ रखे गमलों में लगे हुए फूलों की प्रशंसा करती रही। तुम्हें सचमुच मेरा टेरेस अच्छा लगा? पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी ने उससे पूछा। सचमुच ये बहुत अच्छी जगह है, नीलिमा बोली। यहाँ आकर तो मन होता है कि एक कुर्सी पर ढीले होकर पड़े रहें और आसपास की तरफ देखते रहें। मैंने सोचा कि तुम भी वहाँ बैठी बैठी ऊब गई होगी,
इसलिए तुम्हें कुछ देर खुली हवा में ले आऊं। पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी ने कहा। अब नीचे चले? मेरा अभी यहाँ से जाने को मन नहीं हो रहा, नीलिमा बोली। अगर मेरे घर में ऐसा टेरेस हो तो मैं दिन का आधा वक्त वहीं बैठी रहा करूं। मैं भी कई बार बहुत बहुत देर तक यहाँ आकर बैठी रहती हूँ, पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी बोली। यहाँ आकर मन की सारी ऊब और थकान दूर हो जाती है, मगर मेरा ख्याल है अब चला ही जाए, क्योंकि वे लोग ये ना सोचें कि पति पत्नी दोनों हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं। एटिकेट की मांग है कि, और वह एक हल्की सी हंसी हंस दी। सचमुच एटिकेट की भी क्या क्या मांग होती है। जब हम लोग लौट कर नीचे आए तो वहाँ कमरे में अस्वाभाविक सी खामोशी छाई थी। मिस्टर और मिसेस गुलाटी बिल्कुल खामोश बैठे थे और दोनों कलाकार बहुत धीरे धीरे आपस में ही कुछ बात कर रहे थे। पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी ने वहाँ आकर उन लोगों से फिर क्षमा मांगी और मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो सोचा था कि आप लोगों में कला के मूल्यों के संबंध में खूब गर्मा गर्म बहस हो रही होगी और आप लोग यहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। ठहरिए, मैं अभी अपने पति को बुला लाती हूँ। वही एक आदमी है जो इतनी बात कर सकता है कि किसी और के बात करने की ज़रूरत ही ना रहे। वह और किसी को बात करने का मौका ही नहीं देता। क्यों मिस्टर गुलाटी? उनके रहने से महफिल में बहुत रौनक रहती है, मिस्टर गुलाटी बोले। उन जैसा जानदार और जिंदा दिल आदमी मैंने बहुत कम देखा है, तो मैं अभी उसे बुला कर ला रही हूँ, कहती हुई पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी फिर वहाँ से चली गई। वह लौट कर आई तो उसके पीछे पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी वहाँ आ गया। मुझे बहुत बहुत अफसोस है, उसने आते ही कहा, कि मेरे चले जाने से यहाँ कला संबंधी बातचीत रुक ही गई। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे न्यू हेरल्ड वाले दोस्त पर है। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको एक आर्ट क्रिटिक के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, मगर ये आर्ट क्रिटिक के लोग न जाने अपने को क्या समझते हैं कि आसानी से अपनी राय ही नहीं बताते। कसूर मेरी पत्नी का भी है, जो इस बेचारे को अपना टेरेस दिखाने ले गई। ये अपने टेरेस को दुनिया भर की कला से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती है। मैं पहले आप लोगों को संगीत का एक डोज देता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि संगीत ही वह चीज़ है जो इंसान के अंदर एक नई रूह फूंक सकती है। संगीत और शराब, इन दोनों चीज़ों से अंदर के सब जाले उतर जाते हैं। हम अभी दोनों का एक एक डोज लेंगे, मगर पहले संगीत। वह एक कवर खोलकर उसमें से रिकॉर्ड निकालने लगा तो नीलिमा ने कहा, मगर मेरे पति को आप कहाँ छोड़ आए? मुझे अफसोस है नीलिमा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने हंसकर बोला। तुम्हारे पति को मैं तुमसे उधार मांग कर ले गया था, मगर वह मुझसे गुम हो गया है। मैं इसके लिए तुमसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वह अंदर कुछ कागज देख रहा है, उसकी पत्नी बोली। अभी आ जाएगा। तो तुम्हें वह मिल गया? पॉलिटिकल सेक्रेटरी रिकॉर्ड छांटता हुआ अपनी पत्नी से बोला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे सर से एक बोझ उतार दिया, नहीं तो मैं हमेशा के लिए नीलिमा के सामने शर्मिंदा रहता। और कुछ रिकॉर्ड छांटकर उन्हें रेडियोग्राम में लगाते हुए उसने नीलिमा से कहा, नीलिमा, तुमने देखा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। मैं जब भी किसी के पति को गुम करता हूँ, ये फ़ौरन उसे ढूंढ कर ले आती है। मैं कितनी ही बार इसका तजर्बा कर चुका हूँ। ये लो, वह रहा तुम्हारा पति। हरवंश उधर से आया और आकर चुपचाप मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। वह कुछ घबराहट में था, क्योंकि बैठते हुए उसका एक पैर मेरे जूते पर पड़ गया। बैठते ही उसने सिगरेट सुलगा ली और पीछे को टेक लगाकर थोड़ा लंबा हो गया। रेडियोग्राम पर ऑर्केस्ट्रा आरंभ हो गया था। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑर्केस्ट्रा की धुन के साथ साथ घुटने हिलाता हुआ रिकॉर्ड छांट रहा था। उसकी पत्नी कुछ देर के लिए उठकर बाहर चली गई और लौट आई। कुछ देर में बैरा एक ट्रे में शराब की बोतलें और गिलास ले आया। नीलिमा, तुमने मेरी पत्नी के सामने हमारे टेरेस की कुछ प्रशंसा की कि नहीं? पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोला। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों की प्रशंसा करती है जो इसके टेरेस की प्रशंसा करते हैं। वह टेरेस है ही इतना अच्छा कि कोई उसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता, नीलिमा ने कहा। इसका मतलब है कि तुम मेरी पत्नी को पहली बार मिलने पर ही अच्छी तरह जान गई हो। पॉलिटिकल सेक्रेटरी फिर हंसा। तुम्हें इंसान की खूब पहचान है, ये मैं मान गया। और उसने अपने गिलास को ऊंचा उठाकर टू द टेरेस। सब लोगों ने अपने अपने गिलास होठों से लगा लिए।
पॉलिटिकल सेक्रेटरी सहसा गिलास रखकर उठ खड़ा हुआ। संगीत और शराब के साथ तीसरी चीज नृत्य। वह बोला, नीलिमा, तुम मेरी पार्टनर बनना स्वीकार करोगी? देखो, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, आओ। नीलिमा भी अपना गिलास रखकर उठ खड़ी हुई और वह उसे साथ लेकर नाचने लगा। उसकी पत्नी ने हरबंस के पास जाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आओ हरबंस, मैं तुम्हारी पार्टनर बनकर तुम्हारे साथ नाचूंगी, उसने कहा। मगर हरबंस नहीं उठा। वह जिस तरह ढीला सा बैठा था उसी तरह बैठा रहा। मैं नाचना नहीं चाहता, वह धीरे से बोला। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने नीलिमा के साथ गलीचे पर चक्कर काटते हुए कहा, तुम इतने साल लंदन में रहे और तुमने नाचना नहीं सीखा? नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। नीलिमा इतना अच्छा नाचती है तो ये कैसे हो सकता है कि तुम नाचना जानते ही नहीं? तुम्हारी ये बात मैं नहीं सुनूंगा। आज तुम्हें ज़रूर नाचना पड़ेगा। डार्लिंग, इसे हाथ से पकड़कर वहाँ से ले आओ। देखो ये कैसे नहीं नाचता। और मिस्टर गुलाटी, आप भी उठिए। मिसेस गुलाटी नाचना जानती हैं, मुझे पता है। हमारा न्यू हेरल्ड का दोस्त और ये कलाकार, इन बेचारों के लिए यहाँ कोई पार्टनर नहीं, इसलिए ये सिर्फ बैठकर देखेंगे। आइए मिस्टर गुलाटी, प्लीज़। मिस्टर गुलाटी मिसेस गुलाटी को लेकर उठ खड़े हुए और बहुत सावधानी से धीरे धीरे हिलने लगे। पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पत्नी ने हरबंस को भी हाथ से पकड़कर उठा लिया। हरबंस उसके साथ पहले चक्कर में ही लड़खड़ा गया। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने सहसा नीलिमा का हाथ छोड़ दिया और हरबंस का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे जल्दी जल्दी चक्कर देने लगा। हरबंस का चेहरा कानों तक सुर्ख हो रहा था और उसका एक भी पैर सीधा नहीं पड़ रहा था। पॉलिटिकल सेक्रेटरी उसे जिस तरफ को भी चक्कर देता था वह उसी तरफ को लुढ़क जाता था। आखिर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और कठिनाई से अपने को संभालते हुए अपनी कुर्सी पर लौट आया। पॉलिटिकल सेक्रेटरी इस पर खिलखिलाकर हंसा और उसने फिर नीलिमा का हाथ थाम लिया। हरबंस का सुर्ख चेहरा कुर्सी पर आकर भी काफ़ी देर ठीक नहीं हुआ और उसकी सांस काफ़ी तेज तेज चलती रही। पॉलिटिकल सेक्रेटरी नीलिमा के साथ तेज कदमों से नाचने लगा। मिस्टर और मिसेस गुलाटी तब भी मशीन के पुर्जों की तरह लगभग एक ही जगह पर हिले जा रहे थे। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास भाग 3 यहाँ समाप्त करती हूँ। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास भाग 4 अगले अंक में पढ़ेंगे।